Hello everyone. Today we are starting a new section of the chapter Making of a Global World. Today we will discuss the 19th century. 1815 से 1914 के बीच का जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस और ड्रामेटिकल चेंज से भरा हुआ था। ये चेंजेस सिर्फ कुछ जगह तक ही सीमित नहीं थे, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में था। इस समय इकोनॉमिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज, कल्चर चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज की बाढ़ से थी। यह बदलाव सोसाइटी को नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा रहा था। ये पूरे वर्ल्ड को रीशेप कर रहा था। ओके, तो ये जो चेंजेस थे 19th सेंचुरी के, उसके कारण ही आज हमको आज का ये ग्लोबल वर्ल्ड देखने को मिलता है। 19th सेंचुरी के हुए चेंजेस को इकोनॉमिक्स ने तीन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लो में डिवाइड किया है। पहला है फ्लो ऑफ ट्रेड। जो ऑब्जेक्ट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह बिकने के लिए या खरीदारी के लिए जाते थे। द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गुड्स, द इम्पॉर्टेंट फ्लो दैट टेक प्लेस इन द 19th सेंचुरी। सेकेंड जो फ्लो था, फ्लो ऑफ लेबर। ये जो फ्लो था लेबर का, वो ऐसे माइग्रेट लोग थे जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। फ्लो ऑफ कैपिटल, ऐसे बहुत से पूंजीपति थे जो लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक थे, जो चाहते थे कि हमारे पास जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करें और उससे प्रॉफिट करना है। तो कैपिटल फ्लो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था इस 19th सेंचुरी में। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फ्लो हुआ वो था फ्लो ऑफ ट्रेड। इसमें शुरुआत तो व्हीट और कॉटन से हुई, पर आज के डेट तक पहुँचते धीरे धीरे ये हर एक गुड्स एंड सर्विस में पहुँच चुका है। तो ये जो तीनों फ्लोज थे ये आपस में इंटरवोवन थे, आपस में जुड़े हुए थे, और इन फ्लोज ने लोगों की लाइफ को बहुत अफेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा बदलाव लाया लोगों के जीवन में। उनके जीवन जीने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, उनके पहनने ओढ़ने का तरीका, हर एक चीज़ को चेंज कर दिया। ये इंटरकनेक्शन था जो कई बार उस समय टूटा भी, जैसे कि लेबर माइग्रेशन। उसमें बहुत विवाद हुआ कि जो माइग्रेट लेबर आ रहे हैं, दूसरी जगह से लेबर आ रहे हैं, वो हमारा काम छीन रहे हैं। जो वहाँ के नेटिव लोग थे, जो वहाँ के रहवासी लोग थे, उनका काम छीन रहे हैं, क्योंकि वे कम कीमत में भी काम करने को तैयार हो जाते थे। जो माइग्रेट लेबर थे वो बहुत चीप थे, बहुत कम कीमत में तैयार हो जाते थे काम करने के लिए, जिसके कारण ऑलरेडी जो वहाँ पे रह रहे जो लेबर्स हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, पेशेंट्स हैं, लेबर्स हैं, वहाँ उनकी डिमांड कम होने लगी। तो इस कारण ये कभी भी टूटा भी। लेकिन आज के वर्ल्ड, इस 19th सेंचुरी की इकोनॉमी को समझने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से जानने के लिए हमें इन तीनों फ्लो को एक साथ पढ़ना और समझना जरूरी है। तो आइए हम एक एक करके ऐसे इवेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसमें इन तीनों फ्लोज ने इफेक्ट किया और ग्लोबली 19th सेंचुरी को चेंज किया। चलिए आइए देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक टेक शेप। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन बढ़ने लगा। पहले देशों में सफिशिएंट फूड सप्लाई होता था, पर 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की जो फूड है वो सफिशिएंट नहीं पड़ने लगा। लोग बुरे हालात में ज़िंदगी जीने और सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये आम बात थी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया है। ओके, इसका कारण क्या था? इसका कारण था अचानक पॉपुलेशन बढ़ जाना। 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण फूड ग्रेन की डिमांड ब्रिटेन में बढ़ गई। जो अर्बन सेंटर थे, इंडस्ट्री के बढ़ जाने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके रहने लगे।
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनकी मांग को पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ने लगी। इसका एक कारण और है कि जो उस समय ब्रिटेन के लैंड ओनर्स थे वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके जो कॉर्न मतलब मक्का भुट्टा जो इंपोर्ट किया जाता था, बाहर देश से मंगाया जाता था, उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। ठीक है, इस लॉ को आने के बाद दिक्कतें और बढ़ने लगी। इसी लॉ को कॉर्न लॉ भी कहते हैं। बहुत से लोग नाखुश थे फूड की प्राइस बढ़ने का। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे और जो अर्बन डीलर्स थे उन्होंने फोर्स किया कॉर्न लॉ को वापस लेने का। कॉर्न लॉ के वापस ले जाने के बाद फूड इंपोर्ट होने लगा ब्रिटेन में और फूड की कीमत बहुत ज़्यादा गिरने लगी। अब जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर लोग थे इतनी कम कीमत पे आने वाले फूड और कम कीमत पे आने वाले फूड को कंपटीशन नहीं दे पाए। उनके फूड की कीमत इंपोर्ट किए गए फूड से कम थी। जैसे हम आज देखते हैं ना कि चाइना से आने वाला माल जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन गुड्स। तो ऐसी ही स्थिति ब्रिटेन में पड़ने लगी। जो वास्ट लैंड था वो अनकल्टिवेटेड रहने लगा। कहाँ का? ब्रिटेन का। बहुत से जो मैंस थे, वीमेंस थे, वे जो एग्रीकल्चर लेबर का काम करते वे अपना काम छोड़ करके शहरों पे और ओवरसीज़ में जाने लगे काम की तलाश के लिए। ठीक है, फूड प्राइस के गिरने के कारण ब्रिटेन की जो कंजम्पशन पावर थी वो बढ़ने लगी। 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके कारण इनकम और फूड इंपोर्ट, चीप फूड इंपोर्ट ने ब्रिटेन को एक अच्छी स्थिति में ला दिया। पूरे वर्ल्ड में ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यहाँ के लैंड को क्लियर कर दिया गया ताकि वे फूड प्रोड्यूस कर सके और ब्रिटिश कंट्री की डिमांड को पूरा कर सके, यानी ब्रिटेन की डिमांड को पूरा कर सके। सिर्फ लैंड क्लियर करने से ही एग्रीकल्चर कंप्लीट नहीं होता था। इन एग्रीकल्चर रीजन को रेलवे के द्वारा कनेक्ट किया गया, पोर्ट्स बनाए गए, नए हार्बर्स बनाए गए और पुराने हार्बर्स को एक्सपांड किया गया। पीपल जो लोगों को ला करके उस ज़मीनों पे सेटल किया गया ताकि वे कल्टीवेशन कर सके। जो नया ज़मीन उन्होंने बनाया था कल्टीवेशन का, वहाँ पे लोगों को ला के सेटल किया गया। लोगों के रहने के लिए घर बनाए गए, उन्हें प्रॉपरली सेटल किया गया ताकि वे फूड उगा सके ब्रिटेन के लिए। और इन सारी चीज़ों के लिए कैपिटल और लेबर्स की ज़रूरत थी। कैपिटल जो लंदन से, मतलब ब्रिटेन की जिस समय जो राजधानी है, वहाँ से कैपिटल आया करता था ताकि बाकायदा होम बनाया जा सके, रेलवे ट्रैक बनाया जा सके, हार्बर बनाया जा सके। और जो लेबर्स की डिमांड है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ। बहुत से लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाके बसने लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में जो फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका में बहुत बड़े लैंड को और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े लैंड को सफाया कर दिया गया और एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील कर दिया गया। उस समय 50 मिलियन लोग इमिग्रेट हो गए यूरोप से। मैंने आपको बताया यूरोप में कल्टीवेशन कम हो गया था और उन लोग माइग्रेट होकर के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड से 150 मिलियन तो खाली यूरोप से, और 150 मिलियन पूरे वर्ल्ड से अपने घर को छोड़ करके, ओशन क्रॉस करके ऐसे वास्ट लैंड में जा कर के बस गए ताकि वे अपने फ्यूचर को बेटर सिक्योर कर सके। इसके अलावा 1890 में ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक अब शेप ले रही थी। ये एक कॉम्प्लेक्स चेन था जिसमें लेबर्स के मूवमेंट का पैटर्न और कैपिटल फ्लो
जिसके बारे में मैं भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, जो 3 फ्लोज थे उनमें लेबर और कैपिटल का फ्लो। इसके अलावा इकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा मददगार हो रही थी। ठीक है, अब जो खाने की डिमांड थी वो आसपास के गांव या शहरों से नहीं पूरी हो रही थी, बल्कि कई हजारों मील दूर उन फूड को पूर्ति करने के लिए खेती की जा रही थी। लंदन, ब्रिटेन में फूड की पूर्ति करने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में खेती की जाती ताकि उनके फूड की डिमांड को पूरा कर सके। जो पेशेंट्स थे वे अब अपने खेतों में ना काम करके एक बड़े एग्रीकल्चर वर्कर में काम कर रहे थे, जो कि वहाँ अब नए नए आए हुए थे। इसके अलावा वर्कर लोगों को लार्ज फॉर्म दिया गया जिस पे वो मनमानी बड़ी खेती कर सके ब्रिटेन की डिमांड को पूरा करने के लिए। और ये वास्ट लैंड बड़े बड़े फॉरेस्ट को जला करके, काट करके क्लियर किया हुआ लैंड था। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बिल्डअप किया गया ताकि रेलवे में अनाज को भर के शिप तक पहुंचाया जा सके और शिप उसे लेकर ब्रिटेन जा सके। ठीक है, बहुत सी जगहों से, खासकर साउदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन आइलैंड से लो पेड वर्कर्स को हायर किया गया ताकि कम कीमत पर अनाज को उगा करके ब्रिटेन में बेच दिया जाए। ऐसे ही एक छोटा सा ड्रामेटिक चेंज जो है वो हमारे वेस्ट पंजाब में भी हुआ, जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इरिगेशन कैनाल बनाए, जो कि सेमी डेजर्ट जो वेस्ट लैंड था उसे फर्टाइल करने के लिए, उसको एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील करने के लिए और वीट और कॉटन की खेती को उगाने के लिए और ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए। ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए वीट और कॉटन की खेती की गई उस वेस्ट एग्रीकल्चर लैंड में। जहाँ पे कॉलोनी बसाई गई उस कॉलोनी को कैनल कॉलोनी कहा गया, जहाँ पे न्यू कैनल बसा हुआ था। यहाँ पे पेशेंट्स को लाया गया पंजाब के दूसरे पार्ट से, वहाँ सेटल किया गया। ये फूड तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही सिमिलर स्टोरी हमें कॉटन के मामले में देखने को मिलती है, जो उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड में था ब्रिटिश टेक्सटाइल मिलों के लिए। रबर ने भी इसी तरीके की स्थिति को झेला है। फूड का जो हमने अभी पढ़ा है ना, वो सेम टेक्सटाइल और रबर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा 1920 से 1914 में ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा, जो कॉमोडिटिव डेवलपमेंट था, प्रोडक्शन था, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। ठीक है, ये 25 से 40 गुना तक बढ़ गया। और जो 16% जो ट्रेड था वो सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही निर्भर था। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे जैसे कि वीट एंड कॉटन और मिनरल्स जैसे कि कोल्स, उनके ऊपर निर्भर था। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने जो इन सारी चीज़ों के बारे में सुना और जाना, उसमें टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया, क्या टेक्नोलॉजी का कोई इम्पोर्टेंस था या नहीं। तो रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये ऐसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थे जिनके कारण 19th सेंचुरी का जो वर्ल्ड है वो कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। उनके हम बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वर्ल्ड चेंज हो सकता है। और ये जो टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा था, एडवांसमेंट था, वो हर जगह था, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो या इकोनॉमिकली लेवल पे हो। ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सभी को हुआ। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कॉलोनाइजेशंस का, तो न्यू इन्वेंशंस ने बहुत सी जगहों में इम्प्रूवमेंट लाया। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन को ले लेते हैं। ठीक है,
जहाँ पे तेज़ चलने वाली रेलवे लाइंस, कम भार वाली बोगियाँ और बड़ी बड़ी शिप्स, जहाज़ें, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा फूड और कम कीमत में मिलने वाला खाद्य पदार्थ या फूड आइटम बहुत ही कम समय में अपने फाइनल मार्केट में पहुंच जाया करता था। ओके, एक और एग्जांपल है जिससे हम ये अच्छे से समझ सकते हैं, वो है ट्रेड ऑफ मीट के ज़रिए। हुआ यूँ कि 1870 में जो जानवर थे वो अमेरिका से यूरोप भेजे जाते थे और वहाँ पे ले जा कर के उनको बेचा जाता था। पर ये जानवर, इन जानवरों को पकड़ करके ज़िंदा जहाज़ में डाल दिया जाता था, जिसके कारण जहाज़ में ज़्यादा जानवरों के जाने की स्पेस नहीं बचती थी। ठीक है, ये ज़्यादा स्पेस घेरा करते थे। कई जानवर समुद्री सफ़र में मारे जाते, कई बीमार हो जाते हैं और कई लोग का वेट लॉस हो जाता, जिसके कारण ये खाने के लायक नहीं रहते। और इसी कारण जो मीट यूरोप में मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, सिर्फ लग्जरियस फूड आइटम के तौर पे देखा जाता था, जो एक प्रॉपर क्लास के लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। यूरोपियन पुअर के लिए तो ये इमेजिनेशन के बाहर था कि वे कभी मीट खा भी सकते हैं। हाई प्राइस होने के कारण इसकी डिमांड भी कम होने लगी और प्रोडक्शन भी कम होने लगा। पर नए टेक्नोलॉजी के आने के कारण, जिसे रेफ्रिजरेटर शिप कहते हैं, उसके कारण इसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इनकी ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ हुई और ये लंबी डिस्टेंस तय करने के लिए फिट भी होने लगा। तो अब एनिमल्स को उनके स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ भी उनको पकड़ा जाता था वहीं पे उन्हें मार दिया जाता था। तो ये जगह थी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और अब इन मरे हुए जानवर की मीट, यानी फ्रोज़न मीट्स को यूरोप में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था, जिसके कारण अब इनकी कॉस्ट कम होने लगी, मीट की प्राइस यूरोप में गिर गई और अब ये पुअर लोग के लिए भी कंजम्पशन के लिए अफोर्डेबल हो गई। अब उनकी डाइट में भी वैरायटीज़ आने लगी। पहले जो यूरोपियन पुअर्स थे उनके खाने में सिर्फ ब्रेड और पोटैटो के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता था। अब उसमें मीट, बटर और एग भी शामिल होने लगे उनकी डाइट में, जिसके कारण एक पीस सोसाइटी, एक सामाजिक शांति, सोशली पीस आ गया, जिसने इम्पीरियलिज्म को अब्रॉड में सपोर्ट किया। ओके स्टूडेंट, तो होप आपको आज का सेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।